हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 10.2 की वेक्टर अलजेब्रा की। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको एक सजेशन, इन वीडियो लेक्चर्स को सीरियल वाइज दिखेगा जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट पावरफुल तरीके से स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बने। बीच बीच से देखने पर कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पाएंगे, कुछ सवाल लगेंगे और कुछ शायद ना भी लगें। लेकिन अगर आप सीरियल वाइज देखते हैं, सीक्वेंस में लेक्चर्स को देखते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे सवाल ना लगे और मैथ्स का एंजॉयमेंट भी आएगा आपको। चलिए बात शुरू करते हैं हम लोग और चलते हैं इसके पहले सवाल पर। तो वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.2 और ये रहा इसका पहला क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो देखिए कुछ वेक्टर्स लिखे हैं, जैसे ए लिखा है, मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। इसको मैं थोड़ा फिर से लिखता हूं जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। आई कैप जे कैप प्लस के कैप। आपको मालूम है कि कोई भी वेक्टर अगर लिखा हो कंपोनेंट फॉर्म में, कौन सा फॉर्म है, कंपोनेंट फॉर्म वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है आर वेक्टर का, वो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपको मालूम है बेटा, और इसी फंडे का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहां पर देखते हैं, अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो एक आई कैप का कॉफिशिएंट है 1, देख रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर, वाई कैप जे कैप का कितना है, अगेन 1, और के कैप का कितना है, अगेन 1 कॉफिशिएंट। ये वैल्यू रही, और 1 1 1 आप जानते हैं इसकी वैल्यू हो जाएगी √3। तो √3 पहले वाले का मैग्नीट्यूड है। इसी तरीके से मैं बी की बात करता हूं, तो बी वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप। अब यहां पर अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ये वैल्यू आप लगाएंगे। आप देख ही रहे हैं, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 49 प्लस 9, ये रिजल्ट कितना दे देगा, ये 49 प्लस 58 और 62 आंसर आ जाएगा इसका। तो अंडर रूट 62 इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। सी की बात करते हैं, तो सी वेक्टर अपने को दे रखा है 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस माइनस 1/√3 माइनस 1/√3 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूं मैं आपके लिए, और कलर भी चेंज करूंगा। अब यहां पर मान लीजिए सी का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो अंडर रूट 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1/√3 का स्क्वायर। अगर आप ये स्क्वायर करते हैं और ऐड करते हैं तो आप जान ही रहे हैं इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3 और ये हो जाएगा √1 विच इज इक्वल टू 1। ये इसका आंसर आ गया। देखिए इस तरीके से आप ये तीनों पार्ट बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं सवाल में, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है, हमको करना है और सीखना है। इस तरह से इसके मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, आइए। ये रहा बच्चों इसका दूसरा क्वेश्चन, और इसमें एग्जांपल पूछा है, राइट डाउन 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। वेक्टर्स होने चाहिए डिफरेंट, वेक्टर्स होने चाहिए डिफरेंट, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए सेम। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें बहुत सारे वेक्टर्स आप बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं एक वेक्टर देता हूं R1 और इसको लिख देता हूं i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब इसके जो कोफिशिएंट्स है इसको इंटरचेंज कर देंगे तो कहां मैग्नीट्यूड बदलने वाला है, 2i कैप j कैप प्लस 3 कैप। ये देखिए दोनों वेक्टर्स अलग अलग हैं, वेक्टर्स बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। पहले वाले का मैग्नीट्यूड यानी R1 का मैग्नीट्यूड आप निकालने जाएंगे तो कितना मिलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1 प्लस 4 प्लस 9 अंडर रूट 14, देख पा रहे होंगे आप। और इसी तरीके से बात करेंगे अगर R2 का निकालने का, तो अगेन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये भी वैल्यू आ रही है √14। तो ये दो वेक्टर्स हो गए जो कि आपस में डिफरेंट हैं लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम है। ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स आप दे सकते हैं। इन्होंने शायद
टू डिफरेंट वेक्टर्स पूछा था, तो ये सवाल तो हो जाता है, आप बहुत सारे वेक्टर लिख सकते हैं। इसी में कॉम्बिनेशन बदलते रहिए, माइनस प्लस बदलते रहिए, बहुत सारे वेक्टर मिल जाएंगे आपको। चलते हैं अगले सवाल पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। तो इस 3 में देखते हैं क्या ये पूछ रहे हैं साहब। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। इन्होंने कहा कि एक दो वेक्टर लिखिए, टू डिफरेंट वेक्टर लिखने हैं, टू डिफरेंट वेक्टर्स जिनका सेम डायरेक्शन हो बेटा। तो देखिए डायरेक्शन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? डायरेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है डायरेक्शन कुछ गलत स्पेलिंग शायद लिख दी लग रहा है, डायरेक्शन कोसाइंस, या आप कह लीजिए तो इसी का जुड़वा भाई डायरेक्शन रेशियोज। यही तो इसके जिम्मेदार होते हैं कि डायरेक्शन देने के लिए। तो बस डायरेक्शन रेशियो को बदलते रहिए, डायरेक्शन सेम बनी रहेगी और वेक्टर अलग अलग मिलते रहेंगे। जैसे मान लीजिए R1 एक वेक्टर लिख देता हूं और लिख देता हूं 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप, सपोज एक वेक्टर है। अब मैं क्या करता हूं, R2 लिखता हूं और इसी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। उसमें क्या जाता है, वेक्टर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्शन तो बदलेगी नहीं, लंबा हो जाएगा, दुगना लंबा वेक्टर। कर दिया 2 से मल्टीप्लाई तो 6i कैप और ये हो गया 8j कैप माइनस 12k कैप। ऐसे इनफाइनाइट वेक्टर्स आप बना सकते हैं। कितने? इनफाइनाइट वेक्टर्स। क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन ना बदलो तो वेक्टर तो भाई साहब कितने भी बनाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट। ये बन गए इनफाइनाइट वेक्टर्स 2 से। अब यहां पर अगर बात करो थोड़ी जानकारी के तौर पर, तो ये 3, 4, माइनस 6 ये डायरेक्शन रेशियोज थे, और ये भी देखिए 6, 8, माइनस 12 इसी के प्रोपोर्शनली तो हैं। तो दोनों वेक्टर कोलिनियर है, मतलब एक ही डायरेक्शन में है। यही तुमने सीखा था। और अगर डायरेक्शन कोसाइंस निकालोगे तो दोनों का सेम आ जाएगा। वैसे भी यहां पे तो बड़ी सिंपल बात की है, हमने केवल 2 से मल्टीप्लाई किया है। एक वेक्टर हमारे पास ये था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से अगर ये वेक्टर ए है और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही वेक्टर तो दुगना लंबा हो जाएगा बस। और होना क्या है, बस डायरेक्शन तो वही है, खेल खत्म। कोई लॉजिक लगा दो, सब सही। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा सरल। तो नंबर 4 सवाल की बातचीत करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर्स, एक वेक्टर ये दूसरा ये, दो इक्वल हो। तो भाई इस पहले वाले वेक्टर को मैं बोल देता हूं ए, और इसको लिख लेते हैं 2i प्लस 3j कैप, और दूसरे वेक्टर को बोल देते हैं xi कैप प्लस yj कैप। आप जानते हैं कि दो वेक्टर्स तभी इक्वल होते हैं जब इनका कंपोनेंट फॉर्म में x, y, z इक्वल हो, तभी इक्वल होते हैं। आपको ये मालूम ही है कि अगर मैं लिख दूं R1 वेक्टर को a1i कैप, b1j कैप, c1k कैप, और R2 वेक्टर को मेंशन कर दूं बेटा a2i कैप, b2j कैप प्लस c2k कैप, तो ये वेक्टर इक्वल तभी कहलाएंगे, ये तभी कहलाएंगे जब a1 इज इक्वल टू a2, b1 इज इक्वल टू b2 और c1 इज इक्वल टू c2 होगा तभी। ठीक, ये आप कॉन्सेप्ट वीडियो में मतलब लेक्चर्स में देख चुके हैं प्रीवियस, फिर याद दिला दिया आपको। तो यहां पे बराबर कर दो भाई, ये x बराबर होना चाहिए 2k और y बराबर होना चाहिए 3k। यही चीज होनी चाहिए, तब ये साहब इक्वल वेक्टर्स होंगे, वरना काहे के इक्वल वेक्टर्स। ठीक है साहब, तो क्वेश्चन नंबर 4 था, बहुत बच्चों वाला। क्वेश्चन नंबर 5 पकड़ते हैं, देखते हैं इसके अंदर हमसे क्या चाहते हैं ये। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स। हमें चाहिए स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 2, 1, मतलब वेक्टर जहां से शुरू हुआ है इसका इनिशियल पॉइंट 2, 1 और जो फाइनल पॉइंट है वो है -5, 7। इसको ए बी नाम दे देते हैं, और जरूरत पड़ी तो वेक्टर ए भी बोल देंगे। ये कहानी है। इसके स्केलर और वेक्टर फॉर्म कंपोनेंट बताने के हैं। अब आप जानते ही होंगे, फिर याद दिलाता हूं। अगर मैं यहां xi कैप, yj कैप और zk कैप लिखूं, तो जो स्केलर कंपोनेंट होते थे बेटा वो होते थे क्या, x, y, z, और जो वेक्टर कंपोनेंट्स होते थे, वेक्टर कंपोनेंट्स वो आपको मालूम ही है xi कैप, yj कैप और zk
के कैप होता था। ये जानकारी आपको है, आपने पढ़ रखा है। अब यहां बात करते हैं, तो भाई ए बी वेक्टर तो निकाल लो। तो ए बी जो वेक्टर होगा वो वेक्टर क्या होगा? तो ये वेक्टर कौन सा है? पॉइंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, वेक्टर ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स। तो बाद में से पहले वाला घटाते थे, आपको याद होगा, तो आ गया होगा -5 में से -2 घटा दो आई कैप, प्लस 7 में से 1 घटा दो जे कैप, और ये वेक्टर देख क्या बन गया, देखिए -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप। आप देख पा रहे होंगे -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप। स्केलर कंपोनेंट क्या हो गए? स्केलर कंपोनेंट आप जान पा रहे हैं, -7, 6 लिख सकते हैं, ये इसके स्केलर कंपोनेंट है। और वेक्टर कंपोनेंट क्या हो गए? अगर आप चाहें तो उसकी जगह 0 भी लिख सकते हैं, z की जगह। इसको ये वेक्टर भी तो ट्रीट कर सकते हैं, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। वेक्टर कंपोनेंट की बात करेंगे तो आ जाएगा कितना, -7 आई कैप 6 जे कैप, और तीसरा वाला लिखना चाहेंगे तो 0 इंटू के कैप। इसको ड्रॉप कर देंगे तो 2 आइडिया मिल जाएगा, ये शुरू के 2 मिल जाएंगे, और यही आपका आंसर है। बहुत आसान, मैं पूरा एक्सप्लेन करके चल रहा हूं जिससे पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग बन जाए, कहीं कोई गफलत ना रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। ये भी देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत मजे और आसान हैं। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स, अरे केवल जोड़ने का बोला है, तो भाई जोड़ने का तो मतलब है a प्लस बी प्लस सी। तो a वेक्टर लिख देता हूं i -2j कैप प्लस k कैप, प्लस b वेक्टर -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और एक सी बी वेक्टर है, तो यहां जगह नहीं है, मैं यहां पे सम का निशान लगा के लिख देता हूं बेटा। तो ये साहब इसको ये हमें करना है, बस जोड़ मारो। आई में, आई कैप में आई वाली चीजें जुड़ती हैं। तो ये कोफिशिएंट 1 था, ये -2 है, और ये 1 है। फिर आ जाओ जे में, तो जे में -2 है, इधर कितना है +4 है, इधर कितना है -6 है। फिर आ जाओ के कैप में, तो के में 1 है, ये 5 है, और ये -7 है। ये यहां पहुंच गए हम लोग। अब इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, 2 में से 2 निपट गया, आई तो 0 हो गया, मतलब 0 इंटू आई कैप। यहां आ जाओ तो ये -8 में से 4 गया, तो -4 जे कैप बचा। यहां आ जाओ बेटा, तो 5 1 6 माइनस बचा, तो इसको लिख देना था ये -k कैप। ये वेक्टर आ रहा है, सिंपल लिखना चाहो तो -4 जे कैप -k कैप लिख के आंसर दे सकते हो। ये आपका आंसर आ गया। एडिशन करना था, आई कैप में आई वाले जुड़ते हैं कोफिशिएंट्स, जे कैप में जे वाले, और के कैप में के वाले, बस इतनी सी बात थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, जो आसानी से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अब देखिए 7 में क्या चाहते हैं ये हमसे, फाइंड द यूनिट वेक्टर चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस वन। तो ये तो बहुत सरल है भाई, यूनिट वेक्टर अगर हमें चाहिए इसी डायरेक्शन में, तो इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड मार देंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा साहब? तो मैग्नीट्यूड होगा, देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है, तो √1 का स्क्वायर, जे कैप का भी 1 है, 1 स्क्वायर, और के का 2 है, तो 2 स्क्वायर। 1 1 2 और 4, √6 आ गया। देखिए 4 2 6 दिख पा रहा होगा आपको। अब इसकी ए कैप निकालना है, सपोज करिए ए इसको माना था, माना क्या था, है ही। अब इसको डिवाइड कर दो, आई कैप जे कैप 2k कैप अपॉन √6। अब इसको लिख सकते हैं 1/√6 आई कैप, 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 के कैप। ये आपका आंसर आ गया, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। दिस इज योर आंसर। बहुत आसानी से तो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत आसान है बेटा। अब देखिए 8 में फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन पी क्यू। पी क्यू की डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर चाहिए, वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स। अच्छा ये बना देते हैं भाई, ये पी और क्यू हमारे ये पॉइंट्स हैं, और पॉइंट्स कितने हैं, पी है 1 2 3 और क्यू है 4 5 6, और पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, लिख ही लो, यहां पर यही लिख देता हूं।
तो पी क्यू वेक्टर आप जानते हैं क्यू में से पी घटाना है, तो 4 - 1 आई कैप, फिर 5 में से 2 घटाओ जे कैप, और 6 में से 3 घटाओ के कैप। तो पी क्यू वेक्टर क्या मिला बेटा? 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये आपका पी क्यू वेक्टर आ गया। अब पी क्यू वेक्टर का हमें अगर यूनिट वेक्टर चाहिए तो मतलब क्या है कि जो पी क्यू वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार दो इसको, यही तो कहानी है। तो पी क्यू वेक्टर का निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड। तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये देखिए इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब ये मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 27 27 27 करके, या आप इसको लिख सकते हैं 3 × 3 स्क्वायर। भाई 3 स्क्वायर 3 बार जोड़ा गया है, 3 स्क्वायर है तो लिख सकते हैं 3√3। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कैलकुलेशन, वरना आप कैसे भी निकाल लीजिए, ये आराम से निकाल लीजिएगा, 3√3 आ जाएगा। अब 3√3 से इससे मार दीजिए डिवाइड, तो डिवाइड जब मारेंगे तो पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 3i प्लस 3j प्लस 3k, और डिवाइड मार रहे हैं हम लोग 3√3 से। देखिए 3√3 क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार दिया। तो पी क्यू वेक्टर कितना बन गया? इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं। तो पी क्यू कैप कितना आ गया? जब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप, और 1/√3 के कैप। और यही आपका आंसर आ गया बेटा। बिल्कुल आसानी से, कोई इसमें संदेह ही नहीं है। बड़े प्यार से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों वाले हैं, एक्सरसाइज में हैं तो करने जरूर हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। फॉर गिवन वेक्टर्स, एक 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी। ये एग्जामिनेशन में काफी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर 2 नंबर में 1 नंबर में आता रहता है। तो हमको a प्लस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अगर चाहिए तो हमको बेसिकली a प्लस बी का यूनिट वेक्टर चाहिए। तो हम लोग a प्लस बी जो वेक्टर है उसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना चाहते हैं। बस हमारा खेल खत्म, मतलब सवाल खत्म। तो a प्लस बी निकालते हैं साहब। तो a प्लस बी अब आप समझ गए, i में i और j में j जोड़ना है। तो यहां देखिए -1 है, मैं लिख के दिखा दूं नहीं तो कंफ्यूज ना कर जाओ। तो 2 लिखा और उसका कंपोनेंट -1 लिखा, फिर j लिखा, -1 लिखा इसका और इसका लिखा +1, फिर k लिखा बेटा और ये लिखा 2 और यहां लिखा -1, k लिख दिया था। तो ये वैल्यू आ गई i कैप, ये 0 हो गई, 0 × j कैप, और यहां हो गया k कैप। मतलब सिंपली लिखना चाहें तो i प्लस k कैप आ गया a प्लस बी। एक बार फिर से लिख देते हैं, जैसे दिमाग आपका पकड़ ले आराम से, i प्लस k कैप। ये i एक वेक्टर हमने निकाला a प्लस बी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा? तो ये मैग्नीट्यूड आप जान ही रहे हैं, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी √2। अब यहां वैल्यू रख दीजिए। a प्लस बी कितना आया था? i प्लस k, i कैप प्लस k कैप, इसका मैग्नीट्यूड था √2, तो 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 k कैप। आंसर आ गया ये। देखिए कितने आसानी से आंसर निकल आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 था और आपने a प्लस बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज योर आंसर, ये जो आ रहा है। उम्मीद है बात को आप पकड़ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये देखिए क्या बोलते हैं हमसे साहब, लिखा फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। इस डायरेक्शन में हमको चाहिए विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। इस डायरेक्शन में वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट का हो। तो अगर इस वेक्टर को मैं एक तरीके से आर वेक्टर बोल दूं, जिसे 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, तो 8 यूनिट का वेक्टर बनाने के लिए अगर मैं इसका r कैप निकाल लूं, तो r कैप निकालने का मतलब क्या है
कि यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, डायरेक्शन थोड़ी बदलता है आर कैप निकालने से, तो यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, अब उसको मैं 8 आर कैप कर दूंगा तो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका तो यूनिट था, तो 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड इज 8 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, बात खत्म। हमको 8 आर कैप निकालना है, तो आर कैप का मतलब क्या होता है, वेक्टर आर अपॉन डिवाइडेड बाई वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो पहले, तो जो हमने इसको, तो 5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई साहब 25 + 1 + 4, तो √30, 25 4 29 31, √30 इज द वैल्यू। तो ये वैल्यू हो गई साहब कितनी, यहां जगह थोड़ी कम पड़ सकती है, तो मैं, आप समझ पा रहे होंगे, इस पूरी वैल्यू को हमने √30 से डिवाइड मार दिया है। 5i कैप - j कैप + 2k कैप को √30 से आप डिवाइड कर दो। 8 आर कैप निकालना है, तो इस पूरी वैल्यू को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, बस काम खत्म। 8 से कर दिया मल्टीप्लाई, 5i कैप - j कैप + 2k कैप अपॉन √30। अब √30 का कुछ फैक्टर करके कुछ काट पीट पाए तो काट पीट लें, वरना इसको छोड़ सकते हैं ऐसे ही आप। तो इसका आंसर क्या लिखा जा सकता है बेटा, बड़ी आसानी से, थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूं, बस कुछ नहीं, तो ये जो आंसर आ गया, ये जो वेक्टर आ गया 40i कैप अपॉन √30 -8j कैप अपॉन √30 + 16k कैप अपॉन √30, और यही आपका आंसर हो गया बेटा। तो आपने बेसिकली वो वेक्टर निकाला जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स है और डायरेक्शन वही है जो क्वेश्चन में गिवन था। तो ये बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं, थोड़ा लॉजिक, थोड़ा दिमाग लगाते हुए, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और ये भी देखिए कितना आसान है, ये रहा क्वेश्चन और ये रहा सॉल्यूशन। शो दैट द वेक्टर्स, ये वेक्टर और ये वेक्टर कोलिनियर है। अरे भाई, जब दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं ना, मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर आर कोलिनियर सपोज, तो आपने समझा है, सीखा, मैं याद दिलाने का काम कर रहा हूं, तो आप आसानी से A = लैम्डा भी लिख सकते हैं। लैम्डा क्या है, लैम्डा कोई स्केलर है, कोई नंबर है, ऐसा कर सकते हैं आप। तभी तो भाई कोलिनियर का मतलब एक ऐसे है, दूसरा वाला या तो इसकी सीध में या इसी डायरेक्शन में लंबा है या छोटा है। ठीक, अब इस वेक्टर को मैं लिख लेता हूं ए वेक्टर सपोज, और 2i कैप - 3j कैप + 4k कैप, और दूसरे वाले वेक्टर को लिख देता हूं -4i कैप + 6j कैप -8 कैप। तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं बी वेक्टर को में से -2 कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2i कैप - 3j कैप + 4k कैप। ध्यान से देखिए, तो मैं आसानी से लिख सकता हूं b = -2 वेक्टर a, ये वेक्टर a ही तो है, देखो ध्यान से, ये क्या है, वेक्टर a। तो ये देखिए, चाहे मैं a = लैम्डा भी लिखूं या b = 1/λa लिखूं, कोई फर्क थोड़ी है भाई, कोलिनियर होंगे तभी तो लिख पाओगे ऐसा। और यहां पे आपने ये मेंशन कर दिया, जैसे ही मेंशन करिया आप लिख सकते हैं हेंस वेक्टर a एंड b आर कोलिनियर वेक्टर्स, बात खत्म हो जाती है, इससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है साहब, इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। ये रहा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत आसान सवाल है, यू विल लव टू डू इट, आंख बंद करके भी कर सकते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, आंख खोलिएगा भाई, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर, इसके हमें डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। चलिए बढ़िया है, मान लेते हैं वेक्टर ए, इसको लिखने में आसानी रहती है, अच्छा लगता है। तो a + 2j कैप + 3k कैप। अब साहब क्या है, इसमें जो i कैप का कोफिशिएंट है 1 और j कैप का जो कोफिशिएंट है 2 और k कैप का जो कोफिशिएंट है 3, ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। अगर डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइन चाहिए
तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। यानी हम लोग, ये तो डायरेक्शन रेशियो है, यहीं पे अगर आप चाहें तो हमें, अगर मैं इस क्वांटिटी को ही या यहां पर ही मैं अंडर रूट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर से डिवाइड मार दूं, जो कि कितनी आने वाली है 1 + 4 + 9 रूट 14। अगर मैं इसको रूट 14 से डिवाइड मार दूं, बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं आप देखिए, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार रहा हूं, तो 1/√14 आई कैप, 2/√14 जे कैप और 3/√14, ये 3 ही है, कुछ और मत समझ लेना, के कैप। और ये बेसिकली क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, तो दिस इज एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया 1/√14, 2/√14 और 3/√14, और यही आंसर हो गया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस रहे, आप इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार दीजिए, आप जो चीजें मिलेंगी वो हो जाएंगी डायरेक्शन कोसाइंस। इस समय ये जो थे कोफिशिएंट जो लिखा है 1 2 3, ये थे डीआरस, डायरेक्शन रेशियोज। इस समय ये जो हैं, ये हैं डायरेक्शन कोसाइंस। आप बात पकड़ पा रहे होंगे, लेक्चर वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में खूब धूम धड़ाके से आपको समझाया है। चलिए आगे की चर्चा करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर से लिखने में बड़ा मजा आता है। तो चलिए इस आप क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। बहुत आसान सवाल, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये देखिए, ए पॉइंट से वेक्टर को बी पॉइंट तक ज्वाइन किया जा रहा है, और 1, 2, -3 ये पॉइंट है, और बी है साहब -1, -2 और 1। तो डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है साहब। इसके डीसीज चाहिए अपने को, क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेंगे, उसमें क्या है, शॉर्ट में डीसी। ठीक, तो साहब पहले तो वेक्टर निकालना पड़ेगा, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर का मतलब क्या होता है, ए बी, बी वाले में से ए घटा दो, तो -1 में से 1 घटाया आई कैप, फिर जे कैप लिखा, -2 में से -2 घटाया, फिर के कैप लिखा, 1 में से ये 1 याला, और इसमें से -3 घटाया तो +3 हो जाएगा। तो ये ए बी वेक्टर आपने निकाल लिया, और उसकी वैल्यू कितनी आई, -2 आई कैप, -4 जे कैप, +4 के कैप। ये देखिए वेक्टर आ गया है। अब ध्यान दीजिएगा जानकारी के तौर पर, ये जो -2 है, -4 है, ये 4 है, ये डीआरस हैं, डायरेक्शन रेशियोज। अब इसको हमें डायरेक्शन कोसाइन में चाहिए, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा, जैसे अभी किया था। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा यहां देख लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है भाई इसमें, और वो रहा √-2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 16, 16 16 32 और 4 36, और 36 का मतलब हो गया 6। तो इसका मैग्नीट्यूड 6 है। अब इसी को डिवाइड मार दीजिए, यानी हम लोग इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 6 से डिवाइड कर रहे हैं। 6 इसका मैग्नीट्यूड था, 6 से डिवाइड मारा है। ये चीज क्या बन गई, दिस इज ए बी कैप, आप जानते ही हैं। और ये वैल्यू हो गई -1/3 आई कैप, -2/3 जे कैप, +2/3 के कैप। बस ये आपके आ गए डायरेक्शन डीसीज। दीज आर डीसीज, मुझे यहां लिख देना चाहिए। डीसीज क्या रहे, -1/3, -2/3 एंड 2/3। ये इसके आंसर हो गए। कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसको निकाल सकते हैं। -1/3, 2/3 एंड 2/3 इसका आंसर हो जाता है, और ये इस तरह से कैलकुलेशन हो जाता है। इसको देखिए आप बच्चों। अब करते हैं अगला सवाल, और ये है क्वेश्चन नंबर 14। सारे सवाल एकदम मक्खन, बहुत इजी। शो दैट द वेक्टर, दिस वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX, OY एंड OZ। भाई इनका कहने का तात्पर्य क्या है मीनिंग ये है कि ये साहब होता है OX, ये होता है OY और ये होता है OZ। OX बोलो तो लिखता है OLX बोल रहे हैं, सामान बेचने वाली साइट है ना।
पुराने सामान बेचो। तो ये एनीवे OX OY OZ की बात कर रहे हैं। तो अगर ये इक्वली इंक्लाइंड है, कलर बदल लेते हैं भाई एक बार, ये कोई वेक्टर है P। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है कि ये जो एंगल बना रहा है इससे अल्फा, ये जो बना रहा है इससे बीटा, ये जो बना रहा है गामा, ये अल्फा बीटा गामा बराबर होने चाहिए। अल्फा बीटा गामा बराबर है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा बराबर है। शॉर्ट में LMN जो कि डीसीज बोले जाते हैं, ये इनके बराबर है। दिखा देंगे उसमें क्या जाता है। तो साहब ये रहा वेक्टर, इसको A मान लो, लिखने में आसानी होती है, अच्छा लगता है, बस इसलिए मान रहे हैं। अब आपको बार बार मैंने बताया कि 1 1 1 है, तो इसका 1 1 1 dr से जैसे आपके दिमाग में घुस जाए, और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो डीसीज मिल जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या रहा बेटा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी आ गया √3। तो इस वाले वेक्टर को हमने इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया और मैग्नीट्यूड था √3, तो 1/√3 i कैप, 1/√3 j कैप, 1/√3 k कैप आ गया। समझ रहे हो ना बेटा। और ये a कैप है, कचर पचर तो नहीं हो रही, समझ पा रहे होगे मेरे ख्याल से, ये अलग चीज है। तो ये अब यहां पे देखिए ये क्या होता है, दिस इज L, ये तो डायरेक्शन कोसाइंस है ना, तो दिस इज LMN। तो यहां पर L जो कि बराबर है कॉस अल्फा के, वो है 1/√3, M जो कि बराबर है कॉस बीटा के, वो भी है 1/√3, ये M है। दिस इज L, दिस इज M, दिस इज N, ये N है कॉस गामा, ये भी 1/√3 दिख रहा है आपको। तो कॉस अल्फा 1/√3, कॉस बीटा कॉस गामा, तो कॉस अल्फा बीटा गामा बराबर हो गया ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा बराबर हो गया। तो आप कह सकते हैं अल्फा बीटा और गामा यहां पर इक्वल है। तो शो कर दिया कि ये क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है। इस तरह से आप शो कर सकते हैं कि ये इक्वली इंक्लाइंड है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 15 पर। आओ, बहुत सरल सवाल है भाई। देखिए इसमें टाइपिंग एरर थी तो मैंने इसको ठीक कर दिया है, जैसे आपको कोई तकलीफ ना हो। देखिए, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R which divides the line joining 2 points P and Q, whose position vectors are this one and second one is this one respectively in the ratio 2:1। और ये दो पार्ट बना दिए इन लोगों ने। मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट करता हूं, हल्का सा एक कट सकता है कैमरे में, तो यहां पर लेके आता हूं। अब ठीक है लगता है। इंटरनली एक्सटर्नली, पहले इंटरनली की बात करते हैं। तो पी क्यू, एक पॉइंट ले लो साहब, फोटो दिखा दूं आपको तो मजा आएगा। ये रही बात क्यू, और ये कोई इसके पोजीशन वेक्टर है, ये ओरिजिन होगा। ओपी मालूम है आपको, ओ क्यू मालूम है आपको, दे रखे हैं। पी का दे रखा है पोजीशन वेक्टर, ये जो है ये है I + 2j - k। हम लोग आसानी के लिए A लिख देते हैं, और Q के लिए पोजीशन वेक्टर बोले हैं -i कैप + j + k कैप, और इसको सरलता के लिए B बोल देंगे, लिखने में आसानी होगी। अब ये कह रहा है कि कोई हमको R वेक्टर बताओ, पॉइंट R विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट पॉइंट्स PQ, इसको PQ को डिवाइड कर रहा है, जो और किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। हमको ये R चाहिए, मैं इसको R लिख देता हूं, दिस इज पॉइंट R। ये इंटरनल सेक्शन है, यानी इंटरनली की बात हम कर रहे हैं। अभी बात पकड़ में आ गई पूरी, मैंने पूरा दर्शन करा दिया। अब इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, मैं इधर बाजू में लिख देता हूं। इस समय R क्या बनता था बेटा, आपको याद होगा, इसको मैं लिखता था M, ये होता था N। तो फॉर्मूला लिखा जाता था M × B + N × A, वेक्टर A अपॉन M + N। आप इसको इस फॉर्मूले से सहमत होंगे, आपने पढ़ा है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लो बस। तो R वेक्टर निकालना है, M की जगह है 2, और B का मतलब हो गया -i कैप + j कैप + k कैप, ठीक। प्लस के बाद n है 1, और यहां पे मैं कलर बदल लूं, नहीं तो एक जैसे लगने लगेंगे, रेड।
और ये रहा ए वेक्टर ये दिख रहा है आपको, तो इसके साथ मैंने लिख दिया आई कैप प्लस 2j कैप। थोड़ा टेढ़ा ले जा रहा हूं, जगह नहीं है इस बोर्ड में भी, स्मार्ट बोर्ड में भी जगह की दिक्कत, क्या बात है भाई। और नीचे रहा 2+1। बात पकड़ पाए होंगे, आर लिखता हूं और आर के बाद देखिए आई कैप लिखा और ये वैल्यू रही -2 और यहां आई +1 प्लस जे कैप चले तो ये वैल्यू रही 2 और यहां से मिला कितना, अगेन 2। फिर के कैप चले तो के में यहां से मिला 2 और यहां से मिला -1 अपॉन 3। मेरे ख्याल से बिल्कुल बढ़िया आप इसको समझ पा रहे होंगे। आर अब कितना आ गया, ये हो गया -i कैप, देख पा रहे होंगे। और 3 को मैं अलग कर ले रहा हूं तो -1/3 लिख लो और ये हो गया +4j कैप बाई 3 और यहां बचा 1/3 के कैप। ये आपका पहले वाले का आंसर है, इसको चेक कर लीजिए। -1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। ये इंटरनल सेक्शन वाले का फॉर्मूला बन जाता है साहब। पहले वाला सवाल, ये पार्ट 1 का ये आंसर है। पार्ट 2 जिसमें एक्सटर्नल की बात की गई है तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। अब उसके लिए डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा जिससे आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए। तो मैं इसको खिसकाता हूं थोड़ा सा और 2:1 की चर्चा करता हूं। तो मैं कहां तक पहुंच सकूंगा, यहां लेके आता हूं इतना जिससे मैं देख भी पाऊं वेक्टर क्या लिखे गए थे। तो साहब अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं हम लोग, पार्ट नंबर 2 की, जिसमें एक्सटर्नली निकालना, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। एक्सटर्नल सेक्शन, तो ये डायग्राम कैसे बन जाएगा साहब, ये सपोज करिए P था, ये सपोज करो Q था, यहां कहीं O था और कोई इसी जगह इसके आगे कहीं पर हमारा वेक्टर पॉइंट R है। ये वेक्टर R हमको निकालना है, बाकी ए बी में पता ही है। ये देखिए A वेक्टर था, अगर आप लिखना चाहें, लिखना क्या चाहें लिखना ही पड़ेगा, I + 2j कैप माइनस के कैप। अब B की जगह लिखना पड़ेगा -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। उम्मीद है बात पकड़ पाए होंगे। 2:1 का रेशियो है, तो ये हिस्सा 2 है और ये हिस्सा 1 है। ठीक, अब आप फॉर्मूला जो एक्सटर्नल सेक्शन का पढ़े हुए थे, अगर मैं इसको m बोल दूं आपको समझाने के लिए, इसको n बोल दूं 1 वाले को, तो फॉर्मूला क्या लिखा करते थे, मैं यहां कहीं लिख देता हूं। तो r लिखते थे m और b माइनस NA अपॉन m माइनस n, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूले के लिए। यही यहां पर अप्लाई कर देंगे हम लोग, यहां कहीं रोकता हूं मैं। अब ये देखिए r निकाला, m की जगह यहां वैल्यू है 2, b वेक्टर का मतलब है -i प्लस j प्लस k माइनस n की जगह है 1, वेक्टर a, तो i प्लस 2, क्या लिख रहा हूं, 2 के बाद j कैप माइनस k कैप अपॉन 2 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा हम लोग, इसको ऊपर ले जाता हूं मैं जिससे आसानी से लिखते बने। अब यहां पर देखिए मैं i कैप लिखता है, उसकी कोफिशिएंट पकड़ लूंगा -2, यहां से पकड़िए -1, j कैप बड़ा बड़ा लिख रहा हूं आसानी से दिख पाए 2 और यहां आ जाएगा -2, फिर k कैप, यहां से रहा 2 और यहां से रहा +1 और नीचे आ गया सब आप जान लीजिए 2 - 1 होता है। तो r कितना बना, -3i कैप, ये हो जाएगा 0 और अगला वाला क्या बना 3k कैप। और ये देखिए यही वैल्यू आपकी आ जाती है किसके लिए, r वेक्टर का जो पोजीशन निकालना था। और दिस इज योर आंसर, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए ये आपका आंसर आ गया। इसको मैं ऊपर खींच के लेके जाता हूं, एक्सटर्नल वाले के लिए जो आंसर निकाला था वो आपके सामने था, आसानी से आप उसको कर सकते हैं, वेरी इजी। और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन में कब आपको दर्शन देने आ जाएंगे किसी को नहीं मालूम है, होते सरल हैं बहुत।
तो कोई रिस्क ना लिया जाए, इतना बढ़िया हो कि बस शुरू करें तो 1 मिनट के अंदर सवाल खत्म हो जाए। ठीक है साहब, अगला सवाल लगाते हैं हम लोग। आइए तो अगले सवाल की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये तो बहुत ज्यादा सरल हो गया। आपको मालूम है कि जब मिड पॉइंट्स की चर्चा की जाती है तो हम सीधे लिखते हैं वेक्टर a प्लस बी अपॉन 2, ये आपको पता ही है। तो यहां पर अगर मिड पॉइंट में r बोल दूं, r वेक्टर, तो यहां पे क्या लिख दूंगा, p वेक्टर है ना, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे, इसको भी दिखा दूं, OP वेक्टर लिखोगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और इसी तरीके से पोजीशन वेक्टर OQ लिखोगे, वेक्टर OQ 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ये देखिए पोजीशन वेक्टर लिख दिए। और a प्लस बी बाई 2 इन दोनों को जोड़ के अपॉन 2 करना है। तो इनको जब ऐड करोगे, देखिए OP प्लस OQ अपॉन 2, तो मैं सीधे ऐड करके लिख रहा हूं। तो 4 और 2 ये 6i हो गया, ये हो गया 4j, और यहां हो गया 4 माइनस 2 यानी कि 2k। और डिवाइड कितने से करना है साहब, 2 से करना है। तो वेक्टर r कितना मिला, 3i कैप 2j कैप प्लस k कैप। और बहुत ही बेहतरीन ढंग से मतलब इससे सरल सवाल ही क्या होगा, ये आपने इसका आंसर निकाल दिया क्वेश्चन नंबर 16 का, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और देखिए 17 भी कितना आसान सवाल है। इन्होंने क्या बोला है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर्स, ए का पोजीशन वेक्टर ये, बी का ये और सी का ये है, रेस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। आप जानते ही हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई होती है। तो किन्हीं दो आर्म का स्क्वायर हमारी तीसरी आर्म के बराबर होना चाहिए। इसमें से कौन सी दो आर्म ये और ये हैं, ये हमको नहीं पता। लेकिन अगर मैं पी क्यू कुछ भी ABC बना दूं यहां पर, जो कि सही गलत दोनों हो सकता है, ABC ऐसे बना दूं, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर AC स्क्वायर की वैल्यू BC स्क्वायर के होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये राइट एंगल हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या वैल्यू मिलती है। तो ये जो वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर देखिए दिया, इंटरेस्टिंग पॉइंट, मतलब ये जो आपका O है ना, ये आपको वेक्टर, ये OA, ये A वेक्टर है। और इसी तरीके से ये OC की बात करेंगे तो ये C वेक्टर है, और ये बात करेंगे तो टेढ़ी लाइन है, सीधी होनी चाहिए, B वेक्टर है। आपको तो साफ चाहिए AB, तो AB निकालने के लिए B माइनस A करना पड़ेगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर तो AB चाहिए ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ABC, जो मैंने डायग्राम में समझाया। अब अगर आपको AB वेक्टर चाहिए तो आपको B माइनस A लेना होगा। भाई AB वेक्टर चाहिए तो B में से ट्रायंगल लॉ लगा दो, A प्लस AB इज इक्वल टू B वेक्टर। तो अगर AB वेक्टर हमको चाहिए तो B में से A घटाना होगा। ये हमको पता भी था कि B में से A घटाते हैं, ये पहले भी सीख चुके हैं। चलिए घटा के लिखने की कोशिश करते हैं। तो साहब ये रहा B, तो ये 2 में से 3 गया तो माइनस I कैप, देख पा रहे हैं। फिर -1 में से -4 गया तो आ जाएगा प्लस 3j कैप। फिर 1 में से -4 गया तो 5k। तो ये देखिए आपने देखा मेरे ख्याल से AB वेक्टर हमने निकाल लिया है। अब इसका मैं मैग्नीट्यूड निकाल देता हूं, क्योंकि हमने पाइथागोरस दिखाने के लिए मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड हमने निकाला तो क्या देखा, ये हो गया √1 का स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 25 प्लस 9 34, और ये हो गया 36। बात पकड़ में आई होगी आपके। अब इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं यहां पर AC वेक्टर निकालना, देखिए AC वेक्टर, तो AC का मतलब क्या, C में से A घटाओ, C में से A घटाओ, यही तो मतलब रहा ये AC निकालने के लिए। यही तो साइड बनेगी ट्रायंगल की, कोई ना कोई, चाहे ये हो चाहे बाजू वाली जो भी आए। तो AC की बात करते हैं तो C में I कैप का 1
और ये 1 में से 3 गया तो आ गया -2i कैप, फिर -3 में से -4 गया तो +j कैप, और -5 में से -4 गया तो -k कैप। ये इसका देखिए वेक्टर आ गया, पोजीशन वेक्टर, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। तो अब AC का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो यह देखिए 2 का स्क्वायर कर दोगे -2 का तो 4, 1 का कर दोगे तो 1, और इसका 1 का कर दोगे तो फिर से 1, तो ये वैल्यू बनी √6। बात पकड़ में आ रही होगी। ये पहला पॉइंट निकाला, ये दूसरा निकाला, अब तीसरे की तरफ चले हैं। तो AC की तरफ BC आ जाओ, तो BC वेक्टर पता करते हैं। तो C - B ये कहानी है। तो C पकड़ा ये और उसमें B घटा दो, तो 1 में से 2 घटाया -i कैप, फिर -3 में से -1 घटाओगे तो -2j कैप, और -5 में से 1 घटाओगे तो -6k कैप। देख पा रहे होगे। यहां मैं निकाल लेता हूं तीसरे नंबर का पॉइंट, BC का मैग्नीट्यूड। तो यहां आपने देखा -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, और -6 का स्क्वायर 36, √41 आप देख पा रहे होंगे। और बिल्कुल इससे समझ में क्या आ गया बेटा, समझ में आ गया कि BC की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो कि 41 आएगा, वो AC और BC के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के सम के बराबर। AC के बाद दूसरी वैल्यू क्या थी, AC और ये था AB। ये देखिए, क्योंकि ये कितनी आ जाएगी 41, √41 है, और AC कितना है, AC है आपका √6, यानी जगह इसका स्क्वायर करोगे 6, और AB है आपका √36 यानी 36। ये देखिए ट्रू इंफॉर्मेशन है, मतलब ये यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। 36 + 6 कहां लगा दिया भाई, 36 + 6 तो 42 होना चाहिए। 36 आएगा या 35 आएगा, 25 और 9 34, 35 है ये बेटा, ये वैल्यू 35 आ रही है, और यहां पर भी आपकी 35 आएगी वैल्यू। ये देखिए, इसको ऐड करिए, 25, एक 26, 26 और 9, ये आ गया 35। तो ये वैल्यू देखिए। अब इससे क्या पता लगा कि हमारा जो है BC हाइपोटेन्यूज है। तो ये जो डायग्राम बनाया बिल्कुल करेक्ट बना है भाई, ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज के सामने वाला एंगल 90 डिग्री होता है, तो दिस डायग्राम इज करेक्ट। और ये डायग्राम तो पूछा नहीं था, और ये आपने शो कर दिया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। इस तरीके से चीज शो की जा सकती है। बिल्कुल 10th लेवल वाला क्वेश्चन है, लेकिन वेक्टर आ गया है, इसलिए आपको थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है। चलिए अगली बात देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, और इन्होंने बोला इन ट्रायंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये ABC है, इसमें कौन सा चीज ट्रू नहीं है। तो पहला लिखा है AB + BC + CA, AB + BC + CA, ये तो करेक्ट है साहब, क्योंकि ट्रायंगल रूल लगाओ तो मैं लिख सकता हूं AB + BC, और ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए AC के। ठीक, अब पहली वाली सिचुएशन में देखो CA लिखा है, तो CO को लिखोगे -AC, दिस इज करेक्ट। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं, AB + BC -AC, तो AB + BC इधर लाओगे तो -AC हो जाएगा, सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, AB + BC -CA, ये गलत है, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, क्योंकि यहां पर AB + B यहां लोगे तो AB + BC, और इसको इधर लाओगे तो -AC हो जाएगा। और -AC को अगर मैं पलट के लिख दूं तो इसको लिखना होगा AB + BC + CA। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। चौथा नंबर का देखते हैं, AB - CB, तो CB की जगह आप इस वाले को देखो तो AB लिख सकते हो, CB को लिख सकते हो +BC और +CA। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि ये तो हम लोगों ने भी देखा था। ये देखिए, तो दिस इज, कौन सा आंसर है इसका, आंसर इज C, जो कि इनकरेक्ट है। आप समझ पाए होंगे इसकी जगह क्या होना चाहिए था ट्रायंगल लॉ के अनुसार। अगली बात करते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग और सरल, तो इसको भी देख लेते हैं साहब।
इसमें बोला इफ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, ए और बी कोलिनियर वेक्टर्स हैं, जब कोलिनियर वेक्टर होते हैं तो उसको हम A इज इक्वल टू लेमडा भी लिख सकते हैं आसानी से। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, जो गलत है, ध्यान रखिएगा ऐसे सवालों में करेक्ट पूछा कि इनकरेक्ट पूछा, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो B इज इक्वल टू लेमडा ए, बिल्कुल सही है, A इज इक्वल टू लेमडा बी लिखो या B इज इक्वल टू लेमडा ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, एक दूसरे के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो दिस इज करेक्ट, मैं ट्रू लिख दूं क्या, करेक्ट। और A इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, तो भाई ये प्लस माइनस की जगह लेमडा की वैल्यू ही तो प्लस माइनस 1 है, तो ये लेमडा बी ही तो लिखा है प्लस माइनस करके। दिस इज ऑल्सो ट्रू। नंबर 3, द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल। रेस्पेक्ट क्या बोला है, टू कोलिनियर, द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल। ए और बी के अगर प्रोपोर्शनल हो जाएंगे तो बच्चों जो मेरे पास बुक है यहां पर लिखा है द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। कभी कभी कुछ बुक्स में एनसीईआरटी की अलग अलग है, आप देखेंगे ऐसा भी हो सकता है कि आपके क्लास में 40 बच्चे हों और किन्हीं के पास 10 अलग किताब में हो, किसी के पास 30 हो, दोनों में टाइपिंग थोड़ी फर्क हो, ऐसा है एनसीईआरटी में कुछ जगह पर। तो मेरे पास जो बुक है उसमें लिखा है द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, और ये चीज इनकरेक्ट है, क्योंकि जब भी दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं, जैसे दो वेक्टर आप मान लीजिए ए बी लिखा है, तो ए वेक्टर कोई भी हो 2i प्लस 3j प्लस 4k सपोज करिए, तो दूसरा जो कोलिनियर वेक्टर होगा इसी से मल्टीप्लाई करके तो लिखोगे। लैम्डा का मतलब यही तो होता है, भले वो 1 2 3 4 हो या हाफ 1/3 या कुछ भी हो। तो यहां पर अगर बी वेक्टर लिखते हो तो कोई लैम्डा से मल्टीप्लिकेशन करके ही लिखोगे इसको। तो ये प्रोपोर्शनली तो हुए इसके जो कंपोनेंट्स हैं, तो कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए, और यहां लिखा नहीं है, तो दिस इज इनकरेक्ट। सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। कब इनकरेक्ट है, नॉट जब लिखा है, और तुम्हारी किताब में अगर नॉट नहीं लिखा है तो वो करेक्ट हो जाएगा, मेरी किताब में नॉट लिखा हुआ है। आगे बात समझते हैं डी, बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। भाई ये डिफरेंट मैग्नीट्यूड तो हो ही गया बी का, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट। तो इसका जो आंसर रहा इस क्वेश्चन के हिसाब से वो साहब सी रहा। और जैसा मैंने बताया कि एनसीईआरटी की कई किताबों में कुछ जगह थोड़ा फर्क है, तो उस फर्क को मैंने बता दिया, जैसे आप समझ पाए। लॉजिक क्या है, सवाल तो कर ही रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, समझ ही जाएंगे। तो इस तरह से पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है बेटा। उम्मीद करता हूं कि एक्सरसाइज का सुपर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा और आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।